हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे समास और समास के भेद। देखिए, समास किसे कहते हैं। समास शब्द का अर्थ होता है संक्षिप्त यानी छोटा करना। दो शब्दों के मेल से नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहा जाता है। कैसे? जैसे देखिए, ये हमारे दो शब्द हैं, दोनों शब्दों को मिलाकर क्या बना? नया शब्द बना। समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। देखिए कैसे कहेंगे समास विग्रह। समास रचना में दो पद होते हैं, पहले को पूर्व पद और दूसरे को उत्तर पद कहा जाता है। इन दोनों के मेल से समस्त पद बनता है। जैसे पहला क्या है? पूर्व पद, और दूसरा उत्तर पद, और इन दोनों के मेल से क्या बना? समस्त पद बना। इसका विग्रह क्या होगा? राजा का पुत्र। समस्त पद को उसके अंदर छिपे शब्दों के साथ विस्तार से लिखना समास विग्रह कहलाता है। अब देखिए, समास के कितने भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास और बहुब्रीहि समास। अब हम करेंगे अव्ययीभाव समास। देखिए, अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं। अव्ययीभाव समास वह समास जिससे बने शब्द अव्यय हों, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। अव्ययीभाव समास की पहचान क्या होती है? इसका पूर्व पद छोटा होता है और पूर्व पद उपसर्ग होता है, उत्तर पद बड़ा होता है। अब देखिए, इसके साथ क्या होगा? जो इसके शब्द हैं आ, यथा, प्रति, भर, निस, बा, वे आदि उपसर्गों से बनते हैं। एक जैसे शब्दों के जोड़े वाले शब्द भी इसी से बनते हैं। कैसे? पल पल, घड़ी घड़ी आदि। एक जैसे शब्दों के बीच में और जोड़कर बने शब्द, बातों बात, बीचों बीच। उदाहरण देखिए अव्ययीभाव समास के। समस्त पद प्रतिदिन, हर दिन, प्रतिक्षण, हर क्षण, आजीवन, जीवन भर, गांव गांव, प्रत्येक गांव, बीचों बीच, बीच ही बीच में। देखिए, कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जिस समास के पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य तथा उपमेय उपमान का संबंध हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कैसे? पहचान क्या होगी? पहला शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बताता है। जैसे नील गगन, अर्थात नीला गगन, यानी कि जो नील है वो क्या कर रहा है? गगन की विशेषता बता रहा है कि गगन कैसा है? नीला है। तो नील क्या हुआ? विशेषण और गगन विशेष्य। समस्त पद है नील गगन, और समास विग्रह क्या होगा इसका? नीला है जो गगन। कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है। जो कर्मधारय समास है इसमें उत्तर पद हमारा प्रधान होगा। अब देखिए, विशेषण विशेष्य वाले समस्त पद का विग्रह करने पर जो आता है, जैसे हरी मिर्च, अर्थात हरी है जो मिर्च। देखिए, विशेषण और विशेष्य किसे कहते हैं? इसकी मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, लेकिन फिर भी आपको बता देती हूँ विशेषण और विशेष्य किसे कहते हैं। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, और विशेष्य विशेषण जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे इनमें अंतर क्या होगा? विशेषण और विशेषण में मुख्य अंतर यह होता है कि विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं, जबकि विशेष्य वे शब्द अथवा क्या होते हैं? सर्वनाम शब्द होते हैं जिनकी विशेषता को विशेषण प्रकट करता है। जैसे राधा एक सुंदर स्त्री है। राधा क्या है? एक सुंदर स्त्री है। तो सुंदर क्या हुआ? विशेषण, और राधा हुई विशेष्य, क्योंकि राधा की विशेषता बताई जा रही है। अब देखिए, कर्मधारय समास में ही उपमेय उपमान। उपमेय उपमान वाले समस्त पद का विग्रह करने पर रूपी आता है। जैसे उपमेय क्या है? विद्या। उपमान धन, समस्त पद विद्या धन। समास विग्रह क्या होगा? विद्या रूपी धन। ऐसे ही उपमान उपमेय का विग्रह करने पर के समान प्रकट होता है। जैसे उपमान चंद्र, उपमेय मुख, समस्त पद क्या होगा? चंद्रमुख। समास विग्रह चंद्रमा के समान मुख। यहाँ पर क्या था? उपमेय पहले था, उपमान बाद में। यहाँ पे उपमान पहले है और उपमेय बाद में। अब देखिए, उपमेय और उपमान किसे कहते हैं? उपमेय वह वस्तु जिसकी तुलना की जाए। उपमेय क्या होता है? वह वस्तु जिसकी तुलना की जाए। और उपमान क्या होगा? वह वस्तु जिससे तुलना की जाए, अर्थात जिस प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से समानता बताई जाए। जैसे उदाहरण, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। इस वाक्य में जो चंद्रमा है वो उपमान है, और सीता की मुख की चंद्रमा से समानता बताई गई है।
देखिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। पूर्व पद तथा उत्तर पद अगर विशेषण विशेष्य हो तो क्या आता है जो आता है, जैसे नील आता है, जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, लाल मणि, लाल है जो मणि, शुभ कामना, शुभ है जो कामना। पूर्व पद तथा उत्तर पद अगर उपमेय उपमान हो तो रूपी आता है चरण कमल, देखिए चरण रूपी कमल, क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, नरसिंह, नर रूपी सिंह। ऐसे ही पूर्व पद तथा उत्तर पद में अगर उपमान पहले और उपमेय बाद में हो तो के समान आता है, जैसे चंद्र के समान मुख, मृग नयन, मृग के समान नयन, कनकलता, कनक के समान लता, है जो रूपी के समान। ये कर्मधारय क्या है, कर्मधारय समास की पहचान है। देखिए द्विगु समास किसे कहते हैं, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है तथा जिसके समस्त पद का विग्रह करने पर समूह या समाहार आदि का प्रयोग किया जाता है उसे द्विगु समास कहते हैं। इसकी पहचान क्या होती है, पहले पद से किसी संख्या का बोध होता है। क्या होता है, इसके पहले पद से किसी संख्या का बोध होता है, जैसे दोपहर, चौराहा, सप्तरंग आदि। ऐसे ही देखिए दोपहर, दो पहरों का समूह, त्रिभुज, तीन भुजाओं का समाहार, तिराहा, तीन राहों का समूह, चतुर्भुज, चार भुजाओं का समाहार, सप्त सिंधु, सात सिंधुओं का समाहार, नवरस, नौ रसों का समाहार, नवरात्र, नौ रात्रियों का समूह, सप्ताह, 7 दिनों का समूह। अब देखिए समूह और समाहार किसे कहते हैं। समूह और समाहार में क्या अंतर होता है, समूह और समाहार दोनों ही झुंड कहलाते हैं या समूह कहलाते हैं। देखिए समास में जब दो या दो से अधिक पद अथवा शब्द अपनी अपनी प्रधानता अलग अलग प्रदर्शित करते हैं वहाँ समूह होता है। जैसे क्या कहा है, समास में जब दो या दो से अधिक पद अपनी अपनी प्रधानता अलग अलग प्रदर्शित करते हैं तो क्या होता है, समूह होता है। जैसे चौराहा, चार राहों का समूह, यहाँ पर चारों राहों की अपनी अलग अलग प्रधानता है। जैसे उत्तर, पश्चिम, सप्ताह, 7 दिनों का समूह, यहाँ 7 दिनों की अपनी अपनी प्रधानता है। ऐसे ही 12 मासा, 12 मासों का समूह, इनका भी अपनी अलग अलग प्रधानता है। अब जैसे समाहार किसे कहते हैं, समाज में जब तमाम पद अपने अर्थ का बोध कराने के लिए साथ साथ होकर एक समूह बनाते हैं वहाँ समाहार होता है। जैसे त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार, जैसे 3 लोक क्या है, 3 लोकों का समाहार, एक में ही 3 लोक सम्मिलित हैं, यहाँ पर तीनों लोग अपना समूह बनाने के लिए साथ हैं। नवरत्न यानी कि नवरत्नों का समाहार, जो नवरत्न है वो एक साथ हैं। त्रिवेणी, त्रिवेणी 3 वेणियों का समूह। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समाहार। देखिए बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसमें बहुब्रीहि समास होता है। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। क्या है, जिस समस्त पद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे क्या है, नीलकंठ, नीलकंठ मीन्स होता है कि नीला गला, लेकिन यहाँ पे इसका अर्थ क्या निकल रहा है, कोई तीसरा ही निकल रहा है। जैसे शिव, यहाँ दोनों पदों ने मिलकर एक तीसरे पद शिव का संकेत किया, इसलिए यह बहुब्रीहि समास है। देखिए लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, अर्थात गणेश। दशानन, 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। चक्रपाणि, चक्र है पानी में जिसके, अर्थात किसके हाथ में चक्र रहता है, विष्णु के। महावीर, महान वीर है जो, हनुमान। इस समाज में अधिकतर पौराणिक पात्रों देवी देवताओं के नाम आते हैं, कई बार विग्रह के अंत में जिसका, जिसकी, वाला, वाली आदि आते हैं। अब देखिए द्वंद्व समास किसे कहते हैं, द्वंद्व समास, जिस समास के समस्त पद में और या आदि का लोप होता है उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। सरल शब्दों में इसे जोड़े वाला समास भी कहते हैं। कैसे, पहचान देखिए, इसके पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है, किंतु कुछ समस्त पद बिना योजक चिन्ह के भी लिखे जाते हैं, लेकिन ऐसे समस्त पदों की संख्या बहुत कम होती है। देखिए इस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे पिता पुत्र, पिता और पुत्र, जीत हार, जीत या हार, ठंडा गर्म, ठंडा या गर्म, सीताराम, सीता और राम, राधे श्याम, राधे और श्याम, कर्ण अर्जुन, कर्ण और अर्जुन। इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि इसमें ज़्यादातर योजक चिन्ह आपको लगा मिलेगा, और जिसमें योजक चिन्ह लगा मिलता है वो क्या होता है, वो द्वंद्व समास कहलाता है।